हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आपके सामने एक नया टॉपिक फिर लेके आया जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी नीट के एग्जाम में कम से कम इससे 12 से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 30 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एवरी ईयर नीट एग्जाम में आते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी। इस बायोटेक्नोलॉजी में करना कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या क्या चीज़ें चेंज की जाती हैं जिससे किसी की पूरी होल लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीन चेंज करके। और जीन में क्या है? डीएनए। तो उसी की हम बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम दिया है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायो मीन्स अभी हमने जस्ट डिस्कस किया हुआ है लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में कौन कौन से आप कहते हैं? जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग्स कौन कौन से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई। जैसे कि ईस्ट हो गया। ईस्ट को जब पैकेट में डालते हैं तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे हम मैदा को डफ करते हैं पावर टेस्ट यानी टोस्ट ब्रेड बनाने के लिए, वो क्या करते हैं? सॉइल करना चालू होते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन तो आ जाती है अंदर, लेकिन CO2 बाहर नहीं जा पाती है। और CO2 क्या होते हैं? बबल्स के फॉर्म में अंदर होते हैं, तो बबल्स के थ्रू वो फूल जाता है काफ़ी। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़? एक तो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं एंड इसकी प्रोसेस पढ़नी है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, उसके बाद चैप्टर आपका 10 आएगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ने हैं कि क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स यानी क्या क्या सिद्धांत हैं। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, उस प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये है लास्ट में LES और उसमें ALS होता है। समझ में आ गया ना? चलो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा जब भी हम पढ़ते हैं, कुछ बाहर के साइंटिस्ट होते हैं, किसी अदर कंट्री के साइंटिस्ट, उन्होंने अपना क्या इन्वेंशन दिया, किस टॉपिक पे दिया, किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिया, उसको समझते हैं थोड़ा सा। एवर सिंस इन द डे रेन, ठीक है, डिस्केट्स, फ्रेंच फिलोसफर, नाम क्या था? फ्रेंच के फिलोसफर थे और मैथमेटिशियंस थे और बायोलॉजिस्ट थे ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी में। अब ध्यान दीजिए, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में अधिकतर बायोलॉजी आती है, फिजिक्स थोड़ी आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथ तो पढ़ले नहीं पड़ती। समझ में आ गया ना? लेकिन जो बाहर के साइंटिस्ट थे क्या उनका मैथ में भी नहीं? भाई मेंडल भी थे, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, पी प्लांट्स पे किया हुआ था एक्सपेरिमेंट, मैथ भी आती थी, बायो भी आती थी, तभी तो उन्होंने अपना अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया। उनके सहयोगी जो हेल्पर्स थे, क्या नाम था उनका? पुनेट। ठीक है, पुनेट थे, उन्होंने बढ़िया पुनेट स्क्वायर बना के दिया अच्छे से। तो एंड ह्यूमन नॉलेज स्पेशली नेचुरल साइंसेस, किस पे? नेचुरल साइंस। ठीक है, वेयर डायरेक्टेड टू डेवलप टेक्नोलॉजी विच एडेड टू क्रिएचर कन्फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। यानी कि ऐसी चीजें की गई, जैसे हम ध्यान देते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम सुनते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश में एक ऐसा टाइम आया था कि जब यहाँ पे खाने की दिक्कत हो गई थी, खाने की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो MS स्वामीनाथन थे वो विदेश गए, अमेरिका USA में। उनके जो फ्रेंड थे नॉर्मल इबोरला, ठीक, उनसे आपस में डिस्कस किया कि किस तरीके से वैरायटी देंगे। हमारे यहाँ पे सपोज दैट 100 बीघे की जमीन है, समझ में आ गया? यानी 1 बीघे में 10 क्विंटल्स होता है, समथिंग लाइक 1 बीघे की बात करते हैं। और वहाँ अमेरिका में 1 बीघे में मैक्सिमम 20 से 25 क्विंटल होता है। जमीन तो उतनी है, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने क्रॉप की वैरायटी को चेंज किया। वो जीन जो बहुत ही कम काम करते थे उनमें पावर डाल करके उसके DNA को मॉडिफाइड करके उन्होंने अच्छा बना दिया। और जब अच्छा कर दिया गया तो क्या हुआ? अच्छे से काम करेंगे। सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके माइंड में चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं जाती हैं, तो टीचर का मेन फंक्शन क्या होता है? आपके माइंड में जो खुराफात इन्फॉर्मेशन भरी हुई उसको हटा करके नए जीन को डाल देना, ताकि आपका दिमाग अच्छे से डेवलप हो जाए। भाई आपके अंदर भी जीन तो है, ऐसा तो नहीं कि आप बिना जीन के ही बन गए हो। समझ में आ गया? तो वही कहा गया ह्यूमन एज लाइफ, वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी तो आपकी लाइफ की एक वैल्यू होगी। जब आप किसी के सामने बात करते हो तो सामने वाला आपके लैंग्वेज से, आपके बॉडी एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। तो क्या कहा गया? द होल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना, कौन सी? नेचुरल फिनोमिना बिकम क्या? एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक। ठीक है, फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। समझ में आ गया? भाई बायोलॉजी का मतलब क्या है? जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है बायोलॉजी अच्छी है, और जिसकी मैथ अच्छी है उसकी फिजिक्स अच्छी है। क्यों? फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स 40% तो न्यूमेरिकल भरे होते हैं, 20-30% आपके डेरिवेशंस होते हैं, और 10 से 15% आपके मैक्सिमम वो थ्योरी और वो होती है। ठीक है, तो ये कहा गया गिव्स राइज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज
एंड इंडस्ट्रीज विच आर वर्क टू ह्यूमन कंफर्ट एज वेलफेयर। इसका मतलब क्या किया, ध्यान दो, इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी बायोटेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि जो डीएनए हमारा है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। समझ में आ गया? क्यों? कभी कभी ध्यान दीजिए, जैसे कुछ प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो वो हर बार वो अपने यानी कि जो चेकअप है हर दूसरे तीसरे महीने में क्यों कराती हैं? पहले के टाइम पर तो ऐसा नहीं था, एक्सरसाइज करते थे, अच्छे से खाते थे पीते, जिससे क्या हुआ, उनकी बॉडी हेल्थी होती थी, जस्ट लाइक ए नॉर्मल डिलीवरी। बट क्या हुआ, आज के टाइम पे मोमोज बर्गर पिज्जा ये खा खा क्या क्या करोगे भाई, वो हमारे जीन में भी जा रहे हैं। तो जो केमिकल्स होता है वो जीन को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है चीज़ें, ताकि जो जीन एक अच्छी सी बॉडी को फॉर्म करना चाहिए वो फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कहीं हाथ में, कहीं हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कहीं सर थोड़ा सा घुमा हुआ, कहीं पैर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। समझ में आ गया? ये रीजन। तो क्या करते हैं उस टाइम पे डॉक्टर क्या करेंगे, सपोज दैट 5 फिंगर्स हैं, ठीक, 1 2 3 4 5, कभी कभी बच्चे की 6 उंगली निकल के आ जाती हैं, कहते भगवान की देन है। तो ठीक है, मानता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या है, वो साइंस, वो गॉड नहीं है, वो साइंस है, यानी कि उसमें जीन है। सपोज दैट अब ये थंब बनाने के लिए ए जीन, बी सी डी इफ, हो सकता है कहीं से एफ जीन एक्टिवेट हो गया तो साइड से निकल के आ जाए, जिसे छंगा बोलते हैं 6 उंगली वाले को। समझ में आ गया? या फिर यहां से निकल के आ गया, तो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि नहीं उसकी कुछ 6 उंगली निकल रही है, तो जैसे वो निकलना चालू होगी क्या करें, उसके ई जीन जो एफ जीन है उसको वहां पे सप्रेस कर देंगे। समझ आ गया? उसको हटा देंगे वहां पे, तो जैसे जीन हट जाएगा क्या अलग से फिंगर निकल के आएगी? नहीं निकल के आएगी। समझ में आ गया? तो यानी कि हमारी बॉडी को मॉडिफाइड करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और प्लांट्स में क्रॉप के प्रोडक्शन को मॉडिफाइड करने के लिए, जिससे मोर नंबर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसके लिए मॉडिफाइड करते हैं। क्या होता है? डीएनए, यानी कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। डीएनए को बनाएंगे, जो भी बेस पेयर होते हैं खराब वाले को हटा करके बाहर से फॉरेन को वहाँ पे ऐड करते हैं। जब डीएनए को कट करेंगे कोई हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होगा, उसमें ऐड करेंगे तो भी कोई एंजाइम होगा। जब उसके बाद किसी उसमें होस्ट के अंदर डालेंगे, यानी कि ई कोलाई के अंदर डालेंगे, इशीरिया कोलाई, क्योंकि जल्दी रिजल्ट देता है, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपी भी बनाता है, उसमें भी कोई एंजाइम काम करेगा। उसके बाद तब किसी होस्ट के अंदर डालते हैं जो कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हमें वो रिस्पॉन्स दिखाना है। समझ में आ गया? तो समझते हैं द मेजर यूटिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ड्स एज सोर्स ऑफ फूड। फूड बोले तो जैसे कि आपके क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? ठीक, इसी बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? जैसे आज जोमेटो चलता है, जोमेटो ऑर्डर किया, खट से आ गया, गर्मा गर्म खा लिए। उसी तरीके से साइंटिस्ट ने बनाया पोमैटो। समझ में आ गया? यानी कि पोमैटो का मतलब होता है कि जैसे कि दोनों बटाट बोलते हैं यहाँ पे, बटाट, उसको टमाटर बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे पोटैटो मीन्स आलू, टोमेटो मीन्स टमाटर, दोनों सोलेनेसी फैमिली के हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम और लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। समझ में आ गया? अब साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि भाई नीचे तो आलू होता है, आलू क्या है, स्टेम है, ठीक है। समझ में आ गया? कि अब ये मानना जमीन के अंदर होगा तो रूट होगा, ऐसा नहीं है। समझ में? इसलिए कभी देखो अगर मिट्टी के ऊपर से उसका सरफेस दिख रहा है, सनलाइट पड़ती है तो ग्रीन हो जाता है। कभी कभी बटाट थोड़ा सा ग्रीन भी आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि नीचे आलू हो जाए और जो पेड़ निकल गया था उसमें टमाटर लग जाए, तो एक ही टाइम पे दोनों चीजें मिल जाएंगी, इसलिए नाम दिया पोमैटो या टोपैटो। समझ में आ गया? यानी कि टमाटर और आलू, नीचे आलू ऊपर टमाटर। ऐसे ही उसका रखा ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, राई सरसों। ठीक, सरसों ऊपर हम निकल के आते हैं, सीड्स होते हैं, और नीचे क्या है, रेडिस, मूली, रेफेनस सटाइवस। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि नीचे मूली हो जाए क्योंकि वो टैप रूट होती है, और ऊपर वो आराम से सीड निकल के आएंगे। साइंटिस्ट ने सोचा कि नीचे क्या हो जाए, मूली हो जाए और ऊपर सरसों हो जाए, एक ही प्लांट में, एक ही, क्योंकि सीजन भी दोनों का सेम होता है। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, मॉइस्चराइजर है, सब फेवरेबल है, हो जाए आराम से। किया, सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो क्या हुआ कि नीचे हो गया रेडिस, ऊपर हो गया ब्रेसिका, तो नाम रखा गया रफेनो ब्रेसिका, रफेनो ब्रेसिका। समझ में आ गया ना? तो रफेनो यानी रफेनस सटाइवस, और ब्रेसिका मीन्स ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, जैसे कि टोमेटो। समझ में आ गया ना? ऐसे का टोपैटो। समझ में आ गया? वो काफ़ी सारी चीज़ें। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायो में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो।
तो 20वीं सेंचुरी में क्या होता है, ऑफ स्कूल ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, ठीक है, चेंजेस आवर डेली लाइफ एज द प्रोडक्ट्स ब्रॉट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन हेल्थ। भाई जब प्लांट में क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हमें अच्छे से खाने को मिलेगा, तो हमारी बॉडी भी अच्छे से ग्रो करेगी। एंड फूड प्रोडक्शन, जब क्रॉप का प्रोडक्शन होगा तो फूड का प्रोडक्शन होगा। दी बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, अंडरलाइंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये देखो आ गया बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड सम एप्लीकेशंस हाईलाइटेड एंड डिस्कस इन दिस यूनिट। सो इन दिस यूनिट हम ये पढ़ेंगे कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं जिसके थ्रू हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। समझ आ रहा है? हाँ, अब हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि आपको ये चैप्टर दिया हुआ है और यहाँ से पेज खत्म हो गया, दूसरा पेज देखते हैं, अगर किस्मत होगी तो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा, नहीं किस्मत खत्म। चलो देखते हैं, इसमें आपका टॉपिक दिया है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जब भी आप पढ़ोगे हम डीएनए को निकालेंगे, और आपको पता है डीएनए कैसे निकालते हैं, ये सब हमने आपको बताया हुआ है। समझ में आ गया ना? ये आपका दिया है, ये बहुत अच्छे इंसान है जिनका नाम है हर्बर्ट बॉयर, ठीक है। ये हर्बर्ट बॉयर, इनको थोड़ा सा समझते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे पेपर में आते हैं, लेकिन किसी के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, ठीक है। क्या लिखा? हर्बर्ट बॉयर थे, 1936 में इनका जन्म हुआ था। ब्रॉट ए कॉर्नर ऑफ वेस्टर्न पेनिनसुला वेयर रेलबॉट एंड माइंड्स वेयर दी नेस्टी ऑफ द मोस्ट यंग मैन, बहुत ही एक यंग मैन पर्सन थे, ठीक है। ही कंप्लीटेड ग्रेजुएट वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, ठीक है, इन 1963। देखो पैदा कब हुए? 1936, और यूनिवर्सिटी कब गए? 1963। केवल इस नंबर को चेंज किया गया है। समझ में गया? फॉलोड बाय द इयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एट याले, कोई एक जगह का नाम है जहां से उन्होंने किया। इन 1966 बॉयर टुक ओवर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कहाँ पे है? अमेरिका में। लास्ट में इसे डायग्राम बना कैलिफोर्निया का, इधर देखोगे तो ये साइड में आपने दिया है, ठीक है, कैलिफोर्निया। तो आगे ध्यान देते हैं। सैन फ्रांसिस्को बाय 1966, महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद। बापू जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, और ये है 1969। ही परफॉर्म द स्टडीड ऑन ए कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये देखो आ गया RE, क्या नाम दिया? RE, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। समझ में आ गया? तो जो नाम दिया, और किसके लिए गया? ऑफ ई कोलाई, नाम दिया बैक्टीरियम, जो कि ई कोलाई जिसे कहते हैं इस्चीरिया कोलाई, ठीक, विद स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टीज। जैसे मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि छोटे होते हैं, ठीक, जल्दी रिजल्ट देते हैं, और जो भी वेरिएशंस होते हैं क्लियरली फॉर्म में दिखाई देते हैं, टाइम पीरियड भी कम होता है इनका। समझ में आ गया? Boyer observed that these enzymes have the capability of cutting DNA strand of a in particular fashion। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दी गई। जब एंजाइम काम करते हैं किसी भी डीएनए को कट करके बहुत अच्छे तरीके से इसको सेट करता है। भाई ये हो गया साइड, डीएनए बन गया, किनारे किनारे से कटेंगे तो क्या हो जाए? रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, और बीचों बीच किसी साइड से कट करेंगे तो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। विच लेफ्ट व्हाट हैज बिकम नोन एज स्टिकी एंड्स, ठीक है, कहां पे? ऑन दी स्टैंड्स। दीज क्लिप्ड एज मेड पास्टिंग टुगेदर पीसेस ऑफ डीएनए एंड ट्राइसेस एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं। दिस डिस्कवरी इन टर्न्स लेड ए रिच एंड रिवॉर्डिंग कन्वर्सेशन इन हवाई। दी स्टैंड फॉर साइंटिस्ट नेम स्टैनले कोहेन, ठीक है, साइंटिस्ट से स्टैनले कोहेन। कोहेन और उसके बीच, यानी कोहेन हैड बीन स्टडिंग स्मॉल, ठीक है, रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कार्ड प्लाज्मिड। अच्छा ध्यान दो, क्या क्या डीएनए, सपोज दैट एक ऐसा डीएनए इन्होंने ऐसे बनाया, स्मॉल एक डीएनए, ठीक, और यहां पे इन्होंने कोई बाहर से ला करके किसी जीन को ऐड कर दिया। सपोज दैट कि इन्होंने बाहर से लाके किसी जीन को ऐसे ऐड कर दिया, ठीक, तो ये पूरा क्या बन गया? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड समझ में गया ना? क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड्स एंड विच फ्लोट अबाउट फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको पता है, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल सेल्स एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए। डीएनए कोडिंग स्टैंड का मतलब क्या होता है? सपोज दैट कोई डीएनए दिया गया, अगर ध्यान दो थोड़ा सा,
अगर हमने एक ऐसे डीएनए बनाया, ठीक है, एक ऐसे डीएनए बनाया, समझ में आ गया, और यहां पे क्या किया, यहां पे इन्होंने ऐसे पॉइंट्स दिए, ठीक है, अभी हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं बना, केवल इसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये डीएनए दिया गया, ठीक है, अगर इसका ये 5 प्राइम है तो ये कौन सा प्राइम होगा, 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम होगा तो ये कौन सा प्राइम होगा, 3 प्राइम। समझ में आ गया ना। अब ध्यान दो, जब भी हम डीएनए को कहीं से कट करेंगे, सपोज दैट हमने डीएनए को यहां से कट किया, यहां इस साइड से, और डीएनए को हमने इस साइड से कट किया, समझ में आ गया ना, तो उसमें एंजाइम्स का नाम क्या होगा, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर साइड से जब भी कट करेंगे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा, और एंजाइम के लास्ट में हमेशा ASE आता है, और इधर भी क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा। समझ में आ गया। अच्छा, ये तो सर आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन जब कभी स्पेसिफिक साइड से कट करते हैं तब कौन सा एंजाइम काम करता है। सपोज दैट हमने यहां से लेकर के एक स्पेसिफिक साइट हमने कहीं कट किया, तो जैसे किसी स्पेसिफिक साइट से कट करेंगे उसका नाम हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि यहां पर भी ASE है। तो जब डीएनए को बैक साइड से कट करेंगे तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, एक्सोन्यूक्लियस। किसी स्पेसिफिक साइड पे कट करेगा तो क्या कौन सा लगेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। समझ में आ गया। अब ध्यान दो, कभी भी हम किनारे से नहीं कट करते, किनारे से इसलिए छोड़ देते हैं ताकि बाहर का कोई डीएनए आके उस पर अटैच हो सके, समझ में आ गया। और बीच से इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी पर्सन है, कोई भी पार्ट है अगर खराब हुआ तो उसको साइड से करके बीच में ही उसको रखते हैं, मतलब किनारे लग रहा है खराब हुआ तो क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में करके वो बीच में आ जाएगा तो उसको वहां से कट कर लेंगे, छोड़ देंगे। समझ में आ गया। अब यहां पे सपोज दैट कोई पार्ट है, सपोज दैट कि ये पार्ट थोड़ा सा खराब हुआ है, तो क्या करते हैं, इस पार्ट को पहले से हटा देते हैं, ठीक। बाहर से किसी भी फॉरेन डीएनए को लेके आएंगे, समझ में आ गया। तो जब बाहर से किसी भी फॉरेन डीएनए को लेके आएंगे, सपोज दैट हम बाहर से किसी फॉरेन डीएनए को लेके आए, उसने क्या किया, वो डीएनए जो यहाँ पे आके ऐड हो गया क्योंकि वो एक अच्छा डीएनए लेके आए। अब जब ये पूरा बनाएगा तो इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। जब कोई अटैचमेंट करेगा तो वहां काम करता है, कौन सा एंजाइम काम करता है, लाइगेज, किसी को ऐड करने के लिए। अभी मैं इसमें केवल समझा रहा हूं, बाकी बाद में पूरा डायग्राम बना के समझाएंगे अलग अलग करके, जैसे कि टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, समझ। लाइगेज एंजाइम काम करेगा, और जब लाइगेज एंजाइम काम करेगा तो जब हम उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, किसमें, ई कोलाई बैक्टीरिया में, सपोज दैट यहां पे ऐसे करके, ऐसे ई कोलाई बैक्टीरिया बना दिया, समझ में आ गया। अब जब उसके अंदर आकर के वो ऐड करेंगे, ये जो हमारा डीएनए बनाया हुआ है फॉरेन डीएनए, थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद ठीक है, जब इसके अंदर जाएंगे तो इसमें एंजाइम काम करेगा जिसे कहते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। क्या कहेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम। समझ आ गया, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पॉलीमर्स वो बना के देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक से बने दो, सपोज दैट 2 बन गए, ठीक। इससे कितने बनेंगे बताओ, 4। समझ में आ गया ना। तो जितने नंबर ऑफ डिवाइड होंगे, जितने टाइम से वो डिवाइड होगा उतने ही ज्यादा बनेंगे। तो ये पहली बार किसी बैक्टीरिया में डाला गया, जिससे क्या बने, 2 बने, 2 से क्या बने, 4 बने, 4 से 8, ऐसे करके बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो अब किसी होस्ट के अंदर, अब इसको किसी होस्ट के अंदर डालेंगे तो आराम से बढ़िया काम करेगा। बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ हमने कॉपीज बना ली, तो नंबर ऑफ प्लांट्स में हम उसको डाल के अच्छे से सही कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हो बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, एक प्लांट तो नहीं खराब हुआ, बहुत सारे प्लांट खराब हुए, तो जीन गन मेथड हो गया, ठीक है, समझा गया ना। ऐसे करके बायो, तो उसमें करके हम आराम से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ में आ गया। थोड़ा समझते हैं। कोहेन हैड द डेवलप
मेथड ऑफ रिमूविंग दीज प्लाज्मिड्स, एक ऐसा मेथड जिसमें प्लाज्मिड को रिमूव कर सके फ्रॉम द सेल से, एंड देन रीइंसर्टिंग देन इनटू द इन अदर सेल। भाई डीएनए है, प्लाज्मिड बना दिया, उस प्लाज्मिड को निकालेंगे, किसी होस्ट में डालेंगे, उसके बाद होस्ट कौन सा उसका इकोलाई है, उसके बाद बैक्टीरिया इकोलाई है, उसके बाद तब किसी हम होस्ट में डालेंगे। तो क्या कहते हैं, कंबाइनिंग दिस प्रोसेस, क्या कहा, विद दैट डीएनए स्प्लाइसिंग, डीएनए को स्प्लाइसिंग करते हैं, हमने देखा होगा डीएनए स्प्लाइसिंग करते हैं, ऐसे चम्मच से निकाल के उसमें डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। एम्बर्ड बोयर एंड कोहेन टू रिकम्बाइन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑफ डिजायर्ड का मतलब होता है कि गुड क्वालिटी के जीन को लेना, समझ आएगा, डिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक, कॉन्फ़िगरेशंस एंड इंसर्ट द डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। तो डीएनए को हमने किसमें डाला, बैक्टीरियल सेल जिसका नाम है इकोलाई, विच कुड देन एक्ट एज ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। क्या जब कोई प्लांट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा बनाएंगे फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स। अब ये क्या चीज़ है, तो ध्यान दो, ये हमने बनाया डीएनए, ठीक है, और डीएनए से जब भी हम कोई एक आरएनए बनाएंगे, आरएनए के 3 पार्ट होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, तो ये बनाता है कौन सा, बोलो, एमआरएनए। क्या बनाएगा, एमआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए बनाएगा तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा, जिस एंजाइम का नाम है यानी हाँ, यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन, समझ में गया। जब ट्रांसक्रिप्शन काम करेगा, फिर आगे देखिए वो क्या बनाएगा, उसके बाद यहां से फिर बनेगी प्रोटीन। क्या बनेगी, प्रोटीन। तो प्रोटीन जैसे प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, बनेगी प्रोटीन। और उस प्रोटीन में कौन सा एंजाइम काम करेगा, जिसका नाम है ट्रांसलेशन, यानी कि ये काम करेगा, प्रोसेस कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, समझा गया। अच्छा, अगर डीएनए से हम डीएनए का फॉर्मेशन करते, सपोज दैट एक डीएनए दिया है और डीएनए से हमने डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया, तब कौन सा एंजाइम काम करेगा, क्या काम, प्रोसेस क्या होती है, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्योंकि डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेट होता है, डीएनए टूटता है, रेप्लिकेट होता है, और रेप्लिकेट होगा तो हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, समझा गया ना। तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ध्यान दो, अगर एमआरएनए से डीएनए बन गया तो क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझा गया ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इतना हो गया, यानी कि ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा, समझ आ गया। अब डीएनए के किसी पार्ट को हम कट करके बाहर से ऐड करेंगे, बैक्टीरिया में डालते हैं, बैक्टीरिया के बाद होस्ट में डालते हैं, प्रोडक्शन नंबर ऑफ कॉपी ज्यादा बनना चालू हो जाती है, समझ में आ गया। तो ये इन्होंने दिया, क्या कहा, द बेसिस अपॉन द डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज फाउंडेड, समझ गया। बहुत ही, जब भी साइंटिस्ट कभी भी रिसर्च करते हैं, उस टाइम पे लैब में कोई नहीं जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका वो एक लेबोरेटरी है, वहाँ पे पूरा माइंड उनका सेट होता है, वो और उनके कोवर्कर्स। बाकी वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला इंसान नहीं होता, जो भी होगा बाहर ही भगा देते हैं उसको, समझ में गया। उसी तरीके जैसे आप पढ़ाई करते हो, कोई डिस्टर्बेंट आ गया, जैसे वो मान लो लड़ाई करने आ गए तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए दरवाजा बंद करके मस्त पढ़ाई करने का, समझ में गया। ये हमारा दिया हुआ है जिसमें हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम स्टार्टिंग करेंगे जो भी आपका टॉपिक है। समझा गया। अब बायोटेक्नोलॉजी में जितनी सारे प्रोसेस दिए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग जब भी आप करोगे, पढ़ना क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस, जो भी आपका प्रोसेस उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यहां से आपका टॉपिक दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी,
टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट क्यों कहा गया? क्योंकि फिर से रिकॉम्बाइन, किसी डीएनए को कट करके हटाया गया, उसको कुछ बाहर फॉरेन डीएनए को ऐड किया गया, तो बोलते हैं रिकम्बाइन, तो नाम हो गया रिकॉम्बिनेंट। डीएनए वही रहेगा और टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के यूज से डीएनए में फिर से कोई एक बाहर से अच्छे क्वालिटी के जीन को हमने डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट। और प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।